नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके वायरमैन आईटीआई के सीबीटी एग्जाम होने हैं और हम आपको प्रीवियस पेपर हल करवा रहे हैं। सेकेंड ईयर वाले बच्चों का ये पेपर है क्योंकि हमारे जो एग्जाम होते हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस पेपरों से रिपीट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एक बार जरूर देख लेना चाहिए। ओरिजिनल पेपर है 15 जुलाई 2023 का, थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। ट्रेड थ्योरी के हम आज क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि 38 क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास आपको अलग देंगे, इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं। और इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन के जो 6-6 क्वेश्चन होते हैं उनका आपको कंबाइंड 5-7 पेपरों का निष्कर्ष निकलवा। अगर आपको इन पेपर्स की पीडीएफ्स वगैरह चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप में आपको ये प्रोवाइड करवा रखा है हमने। सीबीटी एग्जाम सेक्शन पे जाइए और वहाँ पर आईटीआई वायरमैन नाम से आप देखेंगे, मिल जाएगा आपको। ये सारे पेपरों की पीडीएफ आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अभी आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बिना सब्सक्राइब किए नहीं देखना है। वीडियो को भी लाइक जरूर करेंगे। अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। जो भी बच्चे वायरमैन सेकेंड ईयर का एग्जाम देने वाले हैं उनको दे दीजिएगा। और 2024 के भी पेपर इसमें है, वो भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और ये रहा पहला सवाल आपके सामने। अब इंग्लिश और मराठी में है ये। जिन बच्चों को हिंदी में समझना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम जो एक्सप्लेन करते हैं वो हिंदी में ही करते हैं। हमें ना इंग्लिश आती है ना मराठी आती है। समझ रहे मतलब कहने का कि इंग्लिश मीडियम नहीं है ये क्लास, तो समझ आ जाएगा सबको। यानी आपको मराठी देखना है तो मराठी पढ़ लीजिए, इंग्लिश देखना है तो इंग्लिश देख लीजिए, और हिंदी तो फिर है ही, हम बोल ही रहे हैं। आंसर साथ में दिए हुए हैं, लेकिन हम डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये आंसर क्यों आया ऐसा, जिससे आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। बस पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार, भारतीय विद्युत नियमानुसार, जो पावर सब सर्किट होता है उसमें लोड की गणना करो कि लोड कितना होता है। नो डाउट हमारे दो तरह के सब सर्किट होते हैं। एक को बोलते हैं पावर सब सर्किट और दूसरे को बोला जाता है लाइट एंड फैन सब सर्किट। तो पावर में होता है 3 किलोवाट, यानी 3000 वाट लोड, ठीक है ना। और लाइट एंड फैन में होता है 800 वाट का लोड। नो डाउट। अब आप इनके कंज्यूमिंग पॉइंट को भी साथ में याद कर लीजिए, हो सकता है इस बार कंज्यूमिंग पॉइंट पूछे। तो पावर में कंज्यूमिंग पॉइंट 2 होते हैं और लाइट एंड फैन में कंज्यूमिंग के 10 पॉइंट यानी 10 बिंदु हो सकते हैं। बताइए सवाल समझ में। हो सकता है पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, आपको इसे हल करना ही है। आइए अगले सवाल पर, क्या पूछ रहा है आपसे। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर हीटिंग कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। विद्युत हीटर के लिए आपको हीटिंग एलिमेंट बनाना है, तो नो डाउट इसमें नाइक्रोम होता है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ये निकिल और क्रोमियम की मिश्र धातु, ठीक है। 80% निकिल और 20% इसमें क्रोमियम होता है, उसे आपको, क्योंकि इसमें से भी मान लीजिए अब की बार अगर वो सवाल बना देना चाहें तो ये क्वेश्चन आपके सामने बना करके वो दे सकता है, ठीक है। वैसे इजी क्वेश्चन है और आई होप कि आपको ये अच्छे से याद भी होगा। अगला सवाल देखिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेम क्वेश्चन है और लगभग दो दो बार आए हैं। गुरुजी सेम क्वेश्चन दो बार कैसे हो सकता है। बस थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है, यानी क्वेश्चन में हल्की सी भाषा बदल दी और सवाल पूछे, मैं आपको बताऊंगा। एक तो यही है वो क्वेश्चन जो दो बार आया। क्या कह रहा है, हाउ मेनी अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, यानी अर्थ के कितने चालक होने चाहिए मशीन का जो कंट्रोल पैनल होता है उसमें। देखो हमारे मध्यम कैपेसिटी के जितने भी, मध्यम और हायर इंस्टॉलेशन के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं सब में कहा जाता है कि डबल अर्थिंग होनी चाहिए। अब पेपर में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हमें दो अर्थिंग क्यों रखनी है। तो एक अर्थिंग दरअसल बैकअप के तौर पर काम करती है, तो आपको आंसर देना होगा उस समय। एक अर्थ अगर फेल हो जाए तो दूसरा अर्थिंग सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर द अर्थिंग व्हेन वन अर्थ इज, व्हेन वन अर्थ वाज फॉल्ट, या जो भी इस तरह की लैंग्वेज बनेगी, मुझे पूरी इंग्लिश लैंग्वेज बना नहीं पाते हैं, सॉरी। तो दो अर्थ होने चाहिए, इसको हिंदी में भी अपन बोलते हैं कि दो अर्थ होने चाहिए, इंग्लिश में कहते हैं कि डबल अर्थिंग शुड बी मस्ट होती है। और इसलिए कि एक अर्थ अगर फेल हो जाए तो दूसरा काम करता रहे, ठीक। अगला सवाल देखो, क्या कह रहा है, विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल अकॉर्डिंग टू देयर इंसुलेशन सिस्टम। इंसुलेशन के अनुसार केबलों का वर्गीकरण। देखो हम केबलों का वर्गीकरण करते हैं दो तरह से, एक होता है वोल्टेज के अनुसार, एक होता है इंसुलेशन के आधार पर। वोल्टेज के आधार पर जो होता है उनको बोलते हैं एच टी, एस टी,
है ना, LT, EHT, EST इस तरह से बांटते हैं। और इंसुलेशन के आधार पर है, उनमें से एक तो है XLPE केबल। तो पहला सवाल तो ये कि आपको इस XLPE का पूरा नाम याद होना चाहिए, ये पेपर में आ चुका है। तो इसका पूरा नाम होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल। क्या नाम होता है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल। याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। सेकंड इसमें और भी है क्या? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है पिल्क केबल। पिल्क के दो प्रकार हैं, एक है पिल्क DTA और एक है पिल्क STA। पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड डबल टेप्ड आर्मर्ड, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड सिंगल टेप्ड आर्मर्ड। दूसरा है PVC के आधार, PVC वाला इंसुलेशन पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इस तरह की कुछ चीजें जो है वो आप याद कर लो, और आई होप कि आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से याद रह जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? वाई द बैटरी इज टू बी प्लेस्ड नियरर टू यूपीएस वायरिंग सिस्टम। यूपीएस वायरिंग सिस्टम में वायरिंग को यूपीएस के एकदम नजदीक रखते हैं, बैटरी को। क्यों? यानी यहाँ पर अगर आपका यूपीएस है तो बैटरी यहीं होगी, ताकि बैटरी और यूपीएस के बीच में जो कनेक्टिंग वायर है ना, उसकी डिस्टेंस कम हो, उससे रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो आई इंटू आर, वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। यानी बैटरी अगर 12 वोल्ट की है तो यूपीएस तक भी 12 वोल्ट ही पहुंचे, टू रिड्यूस वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए होता है। खैर, महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए तो मराठी भी समझ आ रहा है कि कौन कौन महाराष्ट्र से देख रहा है, ये भी जरूर बताइए। आइए अगले सवाल पर। व्हाट इज मिनिमम बस बार क्लियरेंस बिटवीन फेजेस इन मीडियम वोल्टेज एप्लीकेशन। मध्यम क्षमता के जितने भी वोल्टेज अनुप्रयोग वाले होते हैं हमारे, उनमें दो फेजों के बीच में आर और वाई और बी, तो इन फेजों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है? तो कम से कम 32 mm, यानी 3.2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए दो फेजों के बीच में। मीडियम वोल्टेज कहाँ तक होती है? 650 वोल्ट तक होती है, ध्यान रख। अप टू 650 वोल्टेज इज इंक्लूडेड इन मीडियम वोल्टेज। मध्यम वोल्टेज में इसे रखा जाता है। अगला सवाल देखो। अब ये देखो, ये वापस आ गया, ये क्वेश्चन एक वापस, तीन चार क्वेश्चन ऐसे जो वापस आए सेम टू सेम। देखो क्या करें, हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? नाइक्रोम का। और पहले क्या पूछा? हीटिंग कॉइल बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? सेम क्वेश्चन, बस थोड़ी सी भाषा का फर्क। अगर दिन साथ हो तो ऐसे होता है। दो क्वेश्चन आ गए और इजी क्वेश्चन है तो समझ में भी आ जाता है ना। अगला सवाल देखो। विच सप्लाई वोल्टेज फायर अलार्म सर्किट। आग का जो अलार्म देने वाला सर्किट होता है वो कितने पर चलता है? तो वो 24 वोल्ट डीसी पर चलता है, ध्यान रख। सिस्टम जो होता है ना डीसी सप्लाई का, अगर कोई आपसे यूजेज पूछे तो किसी इंडस्ट्रियल सिस्टम में या पावर स्टेशन जैसे मामले में जो आपका डीसी सप्लाई होता है ना, इसका C&I के रूप में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बोलते हैं कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। यानी सब चीज़ों का नियंत्रण करना और इंस्ट्रूमेंटेशन का जो आगे इंडिकेशन और कंट्रोल है वो सब देना। तो 24 वोल्ट डीसी पर फायर अलार्म सिस्टम होता है, यानी एक सेंसर लगता है जो धुएं को डिटेक्ट करता है और जैसे फायर सिस्टम को करता है, और फिर 24 वोल्ट की एक कॉइल होती है उसको एनराइज कर देता है, उसको एक कॉन्टेक्ट देता है NC। वो कॉइल जैसे सर्किट बनाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होती है, अलार्म आवाज निकालने लग जाती है। छोटा सा सिंपल चीजें हैं। अगला देखो। विच इज एडिशनल पार्ट यूज्ड इन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन कंपेयर्ड टू नॉन ऑटोमेटिक आयरन। यानी जो हमारी ऑटोमेटिक वाली प्रेस होती है कपड़े करने वाली इलेक्ट्रिक आयरन, तो उसमें क्या आजकल थर्मोस्टेट लगता है। ऑटोमेटिक वाली में थर्मोस्टेट है जिसकी टेम्परेचर की सेटिंग हमने कर दी, तो उससे ऊपर जाते ही कट जाता है और उससे नीचे आते ही लग जाता है, एक रेंज में लगता है। जैसे गीजर में थर्मोस्टेट लगता है। हीटिंग एलिमेंट में ऑटो कट वाले जितने भी सिस्टम है उन सब में थर्मोस्टेट ही होता है। जैसे हमारी थर्मल ओवरलोड रिले है तो क्या है, दोनों का सिद्धांत एक जैसा ही है, दोनों में बायोमेट्रिक रिले होती है। समझ में आ रहा है ना? आराम से बोल करके एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको याद रहे। बदले में एक लाइक, एक शेयर जरूर मांगूंगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें आप शेयर करेंगे तो ही दोस्तों तक पहुंचेगा, क्योंकि वायरमैन वाले बच्चों के लिए इतना कंटेंट है नहीं और कहीं। इलेक्ट्रिशियन वालों का, फिटर वालों का हर जगह मिल जाएगा, वायरमैन वालों का नहीं मिलेगा यूट्यूब पर। सवाल देखो। रेफ्रिजरेटर और AC में कौन सी है? तो डबल कैपेसिटर मोटर होती है। इसका नाम बदल कर अब की बार आपको ऑप्शन दे सकता है। तो इसका नाम होता है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है ना? ये इसका दूसरा नाम भी होता है। दो कैपेसिटर लगते हैं इसमें, ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल देखो। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर लीकेज करंट फ्लोइंग इन वायरिंग सर्किट।
वायरिंग में लीकेज करंट का कारण क्या है? इंसुलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो लीकेज होगा। जहाँ ज़रूरत है वहाँ इंसुलेशन लगाइए, तो इंसुलेशन फेलियर, ठीक है? अगर इंसुलेशन फेल है, तो करंट लीकेज होगा और झटका लगने की भी रिस्क रहेगी। अगला सवाल, जो डीसी पावर सप्लाई सिस्टम होता है उसमें सेकंड स्टेज कौन-सी होती है? देखो एक है ना एसएमपीएस सिस्टम आता है, इसे बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। ये रेगुलेटेड डीसी देने का काम करता है। तो इसमें क्या आता है? पहले इनपुट सप्लाई होती है, ये नंबर 1 होता है। उसके बाद में आता है रेक्टिफिकेशन, ये नंबर 2 हो गया। उसके बाद में आता है आपका मान लीजिए कि फ़िल्टरिंग करवा लो और बाद में वोल्टेज का आप ट्रांसफ़ॉर्मेशन करवा लो, ये नंबर 4 हो गया। यानी पहले एसी सप्लाई थी, फिर रेक्टिफ़ायर आया, उसने एसी को डीसी कर दिया और आपको पता है रेक्टिफ़ायर जो हमें देता है वो पल्सेटिंग डीसी होता है ना? तो ये पल्सेटिंग डीसी मिली। फिर हमने फ़िल्टर लगाया, तो फ़िल्टर का काम क्या होता है? पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी यानी शुद्ध डीसी कर देता है। अब अब हम इसको क्या करते हैं? आगे ट्रांसफ़ॉर्मेशन यानी जो परिवर्तन या एक तरह से वोल्टेज मान लीजिए कि मान बदलने वाला वो कर लेते हैं जितनी जरूरत। ठीक, लाइट से संबंधित एक CFL का पूरा नाम क्या है? हमारे पुराने टाइम में एक ट्यूबलाइट होती थी जिसको बोलते थे हम, इंग्लिश में उसको बोलते हैं फ्लोरेसेंट लैंप। ये उसी का ही मॉडिफाइड रूप है, इसलिए इसका पूरा नाम है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। FL का मतलब है फ्लोरेसेंट लैंप। जो ट्यूबलाइट होती है उसको फ्लोरेसेंट लैंप बोलते हैं, उसी का मॉडिफाइड रूप है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। यानी ये साइज में थोड़ी छोटी होती है इसलिए कॉम्पैक्ट बोल दिया। कॉम्पैक्ट इन साइज, इसलिए हमने इसको क्या रखा है? कॉम्पैक्ट कहा है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, देखो अगले सवाल की तरफ। सॉरी भाई, माइक ऑन नहीं था। छत पंखे में कितनी वाइंडिंग होती है? सीलिंग फैन में पूछ रहा है। छत पंखे में वैसे तो इसका क्वेश्चन है अधूरा, इसने ये नहीं बताया स्टेटर में या रोटर में। छत पंखे का जो रोटर होता है ना वो होता है केज टाइप, तो केज वाइंडिंग हो गई ना। लेकिन अगर हम स्टेटर की भी बात करें तो स्टेटर में भी दो वाइंडिंग होती है। कौन कौन सी गुरुजी? एक को बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक को बोलते हैं रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग नाम से दो वाइंडिंग होती है छत पंखे में भी, तो याद रह जाएगा। अगला सवाल, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार दिए गए चिन्ह किसका प्रतिनिधित्व करता है? 3 लिखा हुआ है, वाट घंटा लिखा हुआ है। वाट घंटा एनर्जी मीटर का प्रतीक है, एनर्जी का प्रतीक है, इकाई है। तो 3 फेज का एनर्जी मीटर हो गया, है ना? 3 फेज एनर्जी मीटर है, याद रह जाएगा सबको। आपको सिंगल फेज एनर्जी मीटर का अगर हो तो सीधा WH दिखाता, या एक लिख करके WH लिख देता, ठीक है। और पावर फैक्टर मीटर के लिए अंदर या तो पावर फैक्टर मीटर लिखेगा या फिर अंदर कोस फाई लिखेगा, और वाट मीटर के लिए अंदर वाट मीटर लिखेगा। ऐसे कनेक्शन होते हैं वाट मीटर, ठीक है। खैर कनेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं थी, वैसा सीधे उसमें कर रहा है। अगला सवाल देखो, वो कह रहा है कि पी टाइप अर्धचालक हम कब बनाते हैं? तो ध्यान रखना, पी टाइप के लिए हम 3 संयोजकता की अशुद्धि मिलाते हैं। 3 संयोजकता की अशुद्धियां कौन सी है आपको याद होगा? इंडिया की गलियों में एल्यूमिनियम बार बार मिलता है, यानी इंडियम, गैलियम, बोरोन और एल्यूमिनियम। इसके साथ मिलाएं 4 संयोजकता के साथ। 4 संयोजकता में कौन है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो या तो हम सिलिकॉन के साथ इनमें से कोई एक मिला दें या जर्मेनियम के साथ इनमें से कोई एक मिला दें। ऑप्शन ढूंढ लो, सिलिकॉन विद एल्यूमिनियम, ठीक है। सिलिकॉन विद एल्यूमिनियम, हालांकि भी ठीक ही है यार। ऑप्शन तो देखो, जर्मेनियम विद एल्यूमिनियम लिख दिया ना इसने, पर ये नहीं करना है क्योंकि कहते हैं कि जर्मेनियम के साथ एल्यूमिनियम की ज़्यादा संयोजकता बैठ नहीं पाती है। जर्मेनियम के साथ ज़्यादातर इंडियम या गैलियम का ही इस्तेमाल करते हैं या बोरोन का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ऑब्जेक्शनेबल है क्वेश्चन, आप चाहें तो इसमें ऑब्जेक्शन भी कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। याद रख लेना बस, अपन सिलिकॉन के साथ एल्यूमिनियम मिलाते हैं। और अगर इनमें से इसकी बात करूं मैं, जर्मेनियम के साथ एंटीमनी या जर्मेनियम के साथ फास्फोरस, तो इससे बनेगा आपका एन टाइप, ठीक है। इसके लिए हम 5 संयोजकता अशुद्धि मिलाते हैं। कौन सी है? एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ, फास्फोरस, ठीक है डियर, याद रखना है आपको। अगला सवाल देखो, वॉशिंग मशीन जो कि कॉनकेव टाइप की डिस्क रख के होती है तो उसे कौन सी बोलते हैं? पल्सेटर वॉश टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसे,
ये अपने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने की टेक्नोलॉजी होती है। एजिटेटर वॉश तकनीक जो है ना सबसे ईज़ी मेथड इसे कहा गया है, लेकिन ये कपड़ों को फाड़ भी सकती है, ध्यान रखना। ज़्यादा इम्पोर्ट है नहीं इसका, है ना? और एयर वॉश तब काम में लेते हैं जब कपड़े बहुत महँगे और बहुत सॉफ्ट हो। एयर वॉश टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसे पल्सेटर टेक्नोलॉजी बोलते हैं और एक एजिटेटर वाला भी होता है। अब देखो वापिस आ गया सवाल, क्या कह रहा है? 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के लिए कितनी अर्थिंग होनी चाहिए? 2। पहले सवाल पूछा मध्यम क्षमता के लिए कितनी अर्थिंग होनी चाहिए? 2। इससे पहले हीटिंग कॉइल वाला आया था। यानी 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2-2 बार आए हैं। अगर आपको एक याद था तो आपने दोनों किए हैं, नहीं तो आपके हाथ से दोनों गए। ऐसे क्वेश्चन का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। नुकसान ये है कि बाई चांस आपको नहीं आ रहा है ना क्वेश्चन, तो फिर आपके दोनों गलत होंगे, और आ रहा है तो दोनों सही होंगे, ये फ़ायदा भी है। मेरे दोस्त, आगे बढ़ने से पहले फिर बोलूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सारे पीडीएफ्स 15-20 पीडीएफ लगभग के आसपास, 10 है ज़्यादा नहीं तो, सारे पढ़ लो, आपको हमारे ऐप में मिल जाएँगे। सीबीटी एग्ज़ाम सेक्शन लिखा हुआ आएगा, उस पे क्लिक करना, वायरमैन आगे लिखा हुआ आएगा। तो देखो, क्या करें? व्हिच मेटल इज़ यूज्ड टू मेक कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ थर्मोस्टेट? थर्मोस्टेट का कॉन्टैक्ट पॉइंट किसका होता है? चांदी का होता है, द्विधात्विक होता है, ठीक है ना? बायमेटलिक होता है, तो वो कॉन्टैक्ट पॉइंट चांदी के बनते हैं। और ये थर्मोस्टेट लगता कैसे है? हीटिंग एलिमेंट के सीरीज़ में लगता है। कैसे लगता है? हीटिंग एलिमेंट के सीरीज़ में लगता है, ध्यान रखना। अगला सवाल, व्हिच कंडक्टर मटेरियल यूज्ड फॉर अंडरग्राउंड केबल? अंडरग्राउंड केबल का कंडक्टर मटेरियल, सभी भागों के नाम बताता हूँ आपको, ठीक है ना? यूजी केबल के जो भाग होते हैं ना, इनको शॉर्ट में हम लोग सिम्बास लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सिम्बास। सबसे पहला है कोर। कोर होती है चालक धातु। तो एक तो है एल्यूमिनियम, अगर एल्यूमिनियम नहीं हो तो दूसरा है कॉपर। याद कर लेना, कॉपर ऑप्शन में नहीं था, नहीं तो वो भी बनता ऑप्शन, ठीक है ना? एसीएसआर किसका है? वितरण और प्रसारण की जो हमारी लाइन होती है, कौन सी? ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन, उसमें एसीएसआर होता है। किस किस बच्चे को एसीएसआर का पूरा नाम याद है? कमेंट करके बताओ, ताकि पता लगे आपको पूरा नाम याद है। आई का मतलब होता है इंसुलेशन, जो कि पेपर का होता है। एम का मतलब है मेटालिक सीथ, जो कि शीशे का होता है। बी का मतलब है बेडिंग, जो कि कंपाउंड, टाट, हेशियन ऐसे होते हैं, कैम्ब्रिक। ए का मतलब है आर्मरिंग, एस का मतलब है सर्विंग। आर्मरिंग होती है जीआई स्टील। अगला सवाल, सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है? तो सिलिकॉन डायोड का बैरियर पोटेंशियल 0.7 होता है। अगर जर्मेनियम का हो तो 0.3 वोल्ट होता है, ठीक है? 0.3 होता है जर्मेनियम का, याद रखना। अगला सवाल देखो, विच टाइप ऑफ फिल्टर इलुस्ट्रेड? आपको कौन सा फिल्टर दिखाया गया है? तो यहाँ देखो, इनपुट एसी, ठीक है, और ये लगा हुआ है रेक्टिफायर फुल वेव वाला। तो यहाँ पे जो रेक्टिफायर ने, जो हमने इनपुट एसी दी वो यूं है, फुल वेव रेक्टिफायर है तो उसकी आउटपुट यूं है, इसको बोलते हैं पल्सेटिंग। यहाँ पर हमारा लोड लगा हुआ है तो इसको शुद्ध डीसी मिली है, जो कि लगभग यूं है। प्योर डीसी नहीं होती है इतनी, इसके जैसी नहीं आएगी, जो कि सेल बैटरी डायनेमो देते हैं वैसे नहीं मिले। तो ये वाली डीसी करी, इसके लिए फिल्टर लगाया। तो फिल्टर में ये देखो, सबसे पहले क्या लग रहा है? इंडक्टर। तो इसे बोलते हैं सीरीज इंडक्टर टाइप फिल्टर। क्या बोला जाता है? सीरीज इंडक्टर टाइप फिल्टर। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना। खास तौर से डायग्राम वाले क्वेश्चन को तो बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना, आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते हैं। पाई टाइप वाले में क्या होगा कि एक कैपेसिटर पहले लगा होगा, फिर यहाँ इंडक्टर होगा और फिर एक कैपेसिटर और होगा, तो ये पाई की आकृति बन गई ना, देखो, ठीक है। और आरसी फिल्टर में क्या होगा? एक रेजिस्टर एक कैपेसिटर लगा रहता है, याद आ जाएगा, ठीक है। और चौक इनपुट में क्या होगा कि चौक आपको पैरेलल में दिखाई हुई होगी, ठीक है। आ जाओ अगले सवाल पर, विच वायरिंग प्रिफर्ड फॉर मोटर कनेक्शन इन इंडस्ट्रियल? औद्योगिक क्षेत्र में जो मोटर की वायरिंग होती है उसमें मेटल कंड्यूट पाइप डलती है, लोहे की पाइपें होती है, उनके अंदर से केबल गुजारी जाती है। बहुत सिंपल है ये तो, आप प्रैक्टिकली कभी फैक्ट्री में देखने चले जाना, जहां जरूरत पड़ेगी वहां फ्लेक्सिबल मेटल पाइप होगी, और नहीं तो सॉलिड पाइप होगी, उसके अंदर से केबल गुजरती है। वैसे तो ट्रेंच में होती है, खैर, ठीक है। अगला सवाल देखो, जिंदर डायोड का इस्तेमाल क्या है? जिंदर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सवाल आएंगे कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, तो रिवर्स बायस में लगता है, ये ध्यान रखना। कैसे लगता है? रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है सदैव जिंदर डायोड। आकृति देख लो, सिंबल आ सकता है। तो जिंदर डायोड का ये वाला जो सिरा है ना, पट्टी वाला सिरा, ये कैथोड वाला,
ये जेड की आकृति में मुड़ा हुआ होना चाहिए, ज़्यादा नहीं मुड़ा हुआ होना चाहिए। इतना ज़्यादा मोड़ दिया तो ये शॉर्ट की डायोड है फिर। ये कौन सा है? शॉर्ट की डायोड है। अगला सवाल क्या कह रहा है देखो। विच वायर इज यूज्ड टू कनेक्ट इन्वर्टर एंड बैटरी? इन्वर्टर और बैटरी के लिए कौन सी तारें आती है? तो विशेष प्रकार की तार काम में लेते हैं, इसको ऑप्टो वायर बोलते हैं। विशेष प्रकार की ऑटो वायर। ये नया क्वेश्चन है भाई, याद रख लो, इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं थी। हालांकि नॉर्मल अपन लोग तो पीवीसी वाली तार लगा सकते हैं, पीवीसी कॉपर वायर लगाते हैं, 1.5 mm 2.5 mm कोई भी लगा दो, लेकिन इन्होंने ये दिया है तो अच्छा क्वेश्चन है और इसको आपको ध्यान भी रखना है। और ये एक शायद एस्टिमेशन और कॉस्टिंग का टॉपिक डाला है वायरिंग में से। कह रहे हैं कि जब हम वायरिंग करते हैं ना, तो उसमें जब अनुमान लगाते हैं तो कंटीजेंसी मतलब अचानक आने वाला खर्चा या एक्स्ट्रा खर्चा जो होता है ना, उसकी भी हम लोग एक लागत लेते हैं। तो वो लगभग कितने परसेंट के आसपास है? आकस्मिक खर्च बोलते हैं, तो वो 5% एक्स्ट्रा लेते हैं। 100 रुपये लगने, यार 105 रुपये का टारगेट लेकर चलना, 5 रुपये कोई इधर उधर का खर्चा हो सकता है। ठीक है। वट एडजस्टमेंट इज टू बी डन इन कमर्शियल इंस्टॉलेशन फॉर इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर यूपीएस? दो या दो से ज्यादा यूपीएस हो, उनके इंटरकनेक्शन कैसे करेंगे? इंटरकनेक्शन के टाइम आपको ध्यान रखना है, एट ए टाइम एक इन्वर्टर यूज करते हैं, सेकंड को बैकअप के तौर पे रखते हैं, क्योंकि लंबे टाइम तक अगर सप्लाई नहीं आती है तो एक तो छोटा पड़ जाता है ना। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं कि एक ऑटो चेंज ओवर रिले लगती है, ठीक है ना, ऑटोमेटिक चेंज ओवर रिले होती है, जो एक बंद होती है दूसरे को एक निर्धारित समय के बाद, ताकि वो ओवर या क्रिटिकल डिस्चार्ज भी ना हो। ऑटो चेंज ओवर रिले होती है, वो ऑटोमेटिक उसको चेंज करा देती है। 4 घंटे ये चलेगा, 4 घंटे ये चलेगा, 2 घंटे ये चलेगा, 2 घंटे ये चलेगा, तो टाइमर में टाइम सेट किया हुआ होता है। अगला सवाल, फूड मिक्सर की जो मोटर होती है उसकी रेंज कितनी होती है, गति की रेंज? पहला मेरा सवाल ये है, फूड मिक्सर में मोटर कौन सी होती है? जिस जिस बच्चे को याद है कमेंट करके बता दो, फूड मिक्सर में कौन सी मोटर होती है, फिर आप सब समझ जाएंगे। एकमात्र इंडक्शन मोटर है ये वाली जो इसमें काम में लेते हैं, जिसकी स्पीड 3000 आरपीएम से भी ऊपर जा सकती है। अब 3000 आरपीएम से ऊपर के कई ऑप्शन याद है क्या सबको? मैं बोलकर बता दूं, यूनिवर्सल मोटर होती है। वैक्यूम क्लीनर में, पोर्टेबल ड्रिल मशीन में, इन सब में यूनिवर्सल मोटर होती है। बहुत अच्छा मोटर का सवाल है, यूनिवर्सल मोटर में से सवाल आएगा ही आएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फायर अलार्म सर्किट होता है, उसमें हीट को सेंस कौन करता है? थर्मिस्टर लगता है, और थर्मिस्टर का पूरा नाम होता है एनटीसी थर्मिस्टर, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऋणात्मक ताप गुणांक होता है इसमें। और ऋणात्मक ताप गुणांक का क्या होता है कि जब टेम्परेचर राइज होता है तो रेजिस्टेंस घटता है, चालकता बढ़ती है, तो ये सर्किट को ऑन कर, फायर सर्किट एनसी बना, चूं 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 बजने लग गया कि भैया आग लग गई, भागिए। अगला सवाल, पिल्क का पूरा नाम क्या है? पहले ही बता चुका हूँ, हालांकि इन्होंने थोड़ा गलती, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड होना चाहिए था, शीत की जगह। ऐसे कवर्ड को शीत ही बोलते हैं हम लोग, कवच आ सकता है पेपर में, सीधा सवाल ध्यान रखना। जो अंडरग्राउंड केबल होती है उसमें शीत किसका होता है? तो लेड का होता है। अंडरग्राउंड केबल केबल में इंसुलेशन किसका होता है? तो पेपर का होता है। ये इनके नाम और यूज की गई धातु का ही है इस्तेमाल। तब एक तरह से हमारे लिए एक पंथ दो काज वाली बात हो जाती है। सवाल देखो बड़ा सिंपल है, ये अपन से कह रहा है कि जो हमारी ट्यूबलाइट होती है ना, उसका फिलामेंट होता है, उस पर अपन टंगस्टन वाले पे लगा के रखते हैं, वो क्यों लगाते हैं? ये इन्होंने क्या किया है कि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया है आपके, जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें सारा स्पष्ट दिया हुआ ही है। बेरियम और स्ट्रोंसियम आलेपित है। ये इलेक्ट्रिशियन, देखो सिलेबस है ना, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन का कॉमन ही है। पता नहीं इन्होंने दो ट्रेड क्यों बना रखी है, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। वायरमैन वाला 8वीं बेस पे फॉर्म भर सकता है, इलेक्ट्रिशियन वाला 10th बेस पे फॉर्म भरता है, सिलेबस दोनों का सेम है। 8वीं पास वाले को भी इतना ही पढ़ा रहे हो जितना इलेक्ट्रिशियन 10वीं पास को पढ़ाते हो। सवाल देखो, इंडस्ट्रियल वायरिंग जो होती है ना, उसमें वायरिंग के कितने सेक्शन होते हैं? 2 सेक्शन होते हैं भाई। कौन कौन से 2 सेक्शन? तो एक को बोलते हैं पावर वायरिंग या पावर सर्किट वायरिंग, और दूसरे को बोलते हैं कंट्रोल सर्किट वायरिंग या कंट्रोल पैनल वायरिंग। ठीक है,
जैसे पावर में तो आर वाई बी 3 फेज हो गए और इसमें फेज और न्यूट्रल सिंगल फेज सप्लाई होती है। ठीक है सरकार? अच्छा क्वेश्चन है और मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको सवाल समझ में आ ही गया होगा। वैसे तो एक क्वेश्चन को अगर अपन एक्सप्लेन करें तो मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास समय का थोड़ा अभाव है। अब सीबीटी एग्जाम नज़दीक है, पेपर से पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही आपको बताएं। सवाल देखो, इंसुलेशन रेजिस्टेंस की इकाई क्या है? मेगा ओम हो जाएगा। अब की बार आपसे प्रतीकात्मक रूप से पूछा जा सकता है, तो इसका प्रतीक मेगा ओम में यूं लिखा जाता है ऐसे। इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापा किससे जाता है, ये सवाल भी आता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस? इलेक्ट्रिशियन वालों का मैं पेपर हल करवा रहा था, ये क्वेश्चन उसमें 2 बार था। एक बार उसने कहा अल्टरनेटर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? दोबारा उसने कहा कि 3 फेज मोटर वाइंडिंग का इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? मेगर मेगर 2 बार आ गया। एक ही पेपर में 2-2 बार क्वेश्चन। सवाल, which component is connected across the transformer winding of an UPS for protecting from lightning? देखो, जो यूपीएस वाली वायरिंग होती है ना, उसमें एक विशेष प्रकार का कैपेसिटर लगता है, पॉलिस्टर का बना हुआ कैपेसिटर होता है, उसे सीसी बोलते हैं। कपलिंग कैपेसिटर पूरा नाम होता है। ये लाइटनिंग, वैसे तो एलए होता है, लाइटनिंग अरेस्टर बोलते हैं उसे। ये बड़े ट्रांसफार्मरों पर लगता है। ठीक है, अगला सवाल देखो, विच इज द लोकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इन ए डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन? घरेलू वायरिंग में वितरण बोर्ड कहाँ लगना चाहिए? नियरर टू लोड सेंटर, लोड सेंटर के नजदीक लगना चाहिए। कहने का मतलब उपभोक्ता के घर के जितना पास में लगे वहीं लगना चाहिए। क्यों, प्रॉब्लम क्या है पता है? क्योंकि वहां से आगे वायरिंग और डिस्ट्रीब्यूट होती है, और जब हम लोड का स्विच ऑन करते हैं तो मेन स्विच पर वोल्टेज वेरी करता है। उसकी 3% के विचलन की अपन को मान्यता दी गई है, ध्यान रखना। वैसे लो और मीडियम में 5% का मान्य होता है, लेकिन लोड के कारण, यानी जैसे आपने फ्रिज का स्विच ऑन किया तो जर्क आता है ना एक बार, उस जर्केशन की बात कर रहा है। अगला सवाल देखो, इलेक्ट्रिक इफेक्ट गैंग टाइप इलेक्ट्रिक बेल। गैंग का मतलब होता है एक साथ कई घंटियां बजना। गैंग का मतलब होता है एक पूरा मतलब सर्किट जिसमें 3-4 चीजें एक साथ हो। तो विद्युत घंटी में तो चुंबकीय प्रभाव ही तो होता है, मैग्नेट बनता है। ठीक है, किसी को शायद इसमें बताने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी। और एलईडी का यूज क्या है, एलईडी का पूरा नाम क्या है, पहले तो ये देखो क्या नाम है। लाइट इमिटिंग डायोड, नाम से ही पता लग रहा है प्रकाश उत्सर्जित करता है। एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन, और इंडिकेशन यानी सूचक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इंडिकेटर के रूप में सबसे ज़्यादा आजकल जितने भी हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, इनमें एलईडी है। किसी में भी देख लो, ये माइक का अभी जल रहा है, मैं बार बार ये एलईडी देख रहा हूँ, क्योंकि इसके सेल डिस्चार्ज होने वाले हैं। क्लासेज कंटिन्यू चल रही है ना, मैं सोच रहा हूँ डिस्चार्ज नहीं हो जाए कहीं। तो एलईडी से पता लगता है। वही बस वही बात। सवाल देखो, लास्ट 38वां क्वेश्चन है ना। वल्केनाइज्ड इंडिया रबर VIR के बिल में इंसुलेशन का प्रकार होता है। इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज होती है कि इसकी कठोर होता है। ये VIR क्या होता है? कठोर होता है। और जो कठोर होते हैं ना, उनकी यांत्रिक सामर्थ्य बहुत अधिक होती है। 38 क्वेश्चन थे माय डियर स्टूडेंट, कंप्लीट करवा दिए हैं 38 के 30। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज इसे लाइक करें। अच्छा रिस्पॉन्स रहा ना, तो और भी पेपर प्रोवाइड करवाएं। रिस्पॉन्स का मतलब होता है इस बच्चे ने देखा, वो लाइक करके गया, तो उससे हमें लगता है कि चलो बच्चों को जरूरत है इस पेपर की ओर। ऐसे मेरे साथ बहुत पेपर है मेरे पास। आप चाहें तो डायरेक्ट पढ़ सकते हैं हमारे ऐप से। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लाइक करके क्लास अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा मेरे दोस्त को। बहुत बहुत धन्यवाद।